स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम 12 मार्च का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न 12 मार्च के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम एनालिसिस है उसके माध्यम से आप अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वहां से ही आने वाले एग्जाम में उससे रिलेटेड ही आगे वाले एग्जामों में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम का एनालिसिस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषण एवं स्वास्थ्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था, बच्चों को खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो बच्चों को खांसी, विशेषकर काली खांसी या जिसे पर्ट्यूसिस कहा जाता है, से बचने के लिए डीटीपी, जिसे डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस के लिए लगाया जाने वाला टीका डीटीपी है। यह टीका खांसी से बचाव के लिए, यानी कि काली खांसी से बचाव के लिए यह टीका लगाया जाता है। तो यह टीका 7 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाया जाता है। अगर किशोरों या वयस्कों के लिए यह टीका लगाया जाता है तो वह टीका है डीडीपी। और साथ ही याद रखिए कि ये टीके अन्य बीमारियों से भी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया और टिटनेस। तो काली खांसी के अलावा यह डिप्थीरिया और टिटनेस से भी बचाव करता है डीटीपी टीका। तो यह 3 बीमारियों के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है डीटीपी। तो मैंने टीकाकरण की एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, जिससे आप बहुत अच्छे से सभी वैक्सीनेशन को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो वह टीकाकरण की वीडियो आप जरूर देखिए अपने एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न विटामिन डी से संबंधित पूछा गया था, तो इससे संबंधित हम सभी जानकारियां देखेंगे। तो हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। मनुष्य में इसका संश्लेषण धूप द्वारा होता है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट की अवशोषण को बढ़ाकर उसके उपापचय को नियमित करता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से होने से बच्चों की जो हड्डियां हैं वह टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे कि कौन सा रोग कहा जाता है, रिकेट्स रोग कहा जाता है। तो विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स रोग होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जबकि इस रोग से वयस्कों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। और उस रोग को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग कहा जाता है, जिसमें वयस्कों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। तो इस प्रकार के दो जो रोग हैं वह विटामिन डी की कमी से होते हैं। और यह विटामिन हमें धूप के माध्यम से मिलता है, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का अवशोषण बढ़ाकर यह उपापचय को क्या करता है, नियमित करता है। आगे प्रश्न रोटा वायरस से पूछा गया था। तो रोटा वायरस बच्चों को अधिकतम 1 वर्ष तक दे सकते हैं, और इसका जो समय रहता है वह 6, 10 और 14 सप्ताह में दिया जाता है। यह बूंदों के माध्यम से 5 बूंद दी जाती हैं, और टीका लगाने का जो तरीका होता है वह मुख के माध्यम से ओरल दिया जाता है। तो टीकाकरण की वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैंने शॉर्ट में बनाई है ताकि आपका बहुत अच्छा उस वीडियो के माध्यम से रिवीजन हो सके। तो वह वीडियो आप चैनल के माध्यम से जरूर देखिएगा। आगे विटामिन बी12 से पूछा गया प्रश्न है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। विटामिन बी12, सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम आप जान लीजिए। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, और यह डीएनए के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह माइलिन के अनावरण को बनाने और उसे कायम रखने में सहायता करता है। इसकी कमी से तंत्रिका विकृत मेरुरज्जु का क्षय होता है तथा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। याद रखिए, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए आने वाले एग्जाम में कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और अगर हम इसके स्रोत देखें तो यकृत, मांस, अंडे, खमीर युक्त क्या है, तरल पदार्थ होते हैं, इसके क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। तो 3-4 चीजें इसमें याद रखिए, जिसमें विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। आप विटामिन की वीडियो चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। चैनल पर आपको महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको विटामिन की क्लास मिल जाएगी। तो इसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, और उसके आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो लगभग मैंने 100 एमसीक्यूज करवाए हैं, तो वह चैनल के माध्यम से आप जरूर देखिएगा। तो अगर आपसे इसका रोग पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसकी कमी से तंत्रिका विकृत मेरुरज्जु का क्षय होता है।
अगला प्लस प्रश्न, बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। अब हम इसके डिटेल को देखेंगे तो बीटा कैरोटीन मुख्य रूप से पीले, नारंगी और गहरे हरे रंग के फलों और सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि गाजर, शकरकंद, पालक और खरबूजा। तो इन सभी को याद रखिएगा, इन सभी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो यहाँ कुछ अन्य स्रोत दिए गए हैं, उनको भी देखिए आप, जिनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो जिसमें फल अगर हम देखें तो फलों में आम, पपीता और खरबूजा। अगर हम सब्जियों की बात करें तो गाजर, शकरकंद, पालक, ब्रोकली, टमाटर और लाल मिर्च। और अन्य कुछ पादप आधारित भी है, जिसमें गाजर में उत्कृष्ट बीटा कैरोटीन होता है, जिसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और शरीर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है। तो जहां से भी आपको प्रश्न मिलते हैं उनकी आप डिटेल जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आज बीटा कैरोटीन के बारे में पूछा गया तो हो सकता है आगे इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाए। और अब आने वाले एग्जामों में प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा जा रहा है और पेपर को लेंदी बनाया जा रहा है। जैसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि जापानी इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जापानी इन्फेक्शन से बचाने के लिए जेईवी यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस, जिसे कि जेईवी कहा जाता है, कि संक्रमण से बचाव के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन लगाई जाती है। यह वैक्सीन मच्छर के काटने से होने के कारण, यह जो बीमारी है वह मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है और यह इस संक्रमण को रोकती है और इस वैक्सीन को जेई वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जेई वैक्सीन है, इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया था। तो पूछा गया था कि जेई का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो यह याद रखिए, मांसपेशियों में यह टीका लगाया जाता है। तो जो जापानी बुखार है, इसका टीका, जिसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन कहते हैं, मांसपेशी में या त्वचा के नीचे दिया जाता है। आमतौर पर ऊपरी बाह या बाई भुजा पर यह लगाया जाता है। याद रखिएगा, इसका स्थान है मांसपेशियों में, आमतौर पर जांघ के मध्य भाग में, त्वचा के नीचे लगाया जाता है, त्वचा के ठीक नीचे लगाया जाता है, ऊपरी बाह पर, यानी कि ऊपर का बाई भुजा पर यह लगाया जाने वाला टीका है। अगला प्रश्न बीसीजी के टीके से पूछा गया था। तो बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो यह प्रश्न भी काफी बार रिपीट हुआ है। तो बीसीजी का टीका जन्म के समय लगाया जाता है और बीसीजी, जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन, का टीका नवजात शिशुओं को जन्म के बाद ही तुरंत लगाया जाता है, जितनी जल्दी हो सके। और यह टीका अस्पताल में या किसी अन्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को यह टीका लगाया जाता है। आगे प्रश्न डिप्थीरिया से पूछा गया था। डिप्थीरिया से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यह भी डीटीपी का टीका लगाया जाता है। तो डीटीपी, जिसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए लगाया जाने वाला टीका है, जिसमें क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जीवाणु संक्रमण भी कहते हैं, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी का संक्रमण कहते हैं, से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो कुछ डीटीपी टीके होते हैं वह अन्य बीमारियों में भी सुरक्षा करते हैं। टीटीटी के लिए केवल डिप्थीरिया और टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निमोनिया वैक्सीन किसके लिए, या निमोनिया वैक्सीन कौन सी है? तो न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया रोग से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन है। आगे प्रश्न सामान्य ज्ञान से देखेंगे तो इसमें योजनाओं से संबंधित लगातार पूछे जा रहे हैं प्रश्न हैं। तो जिसमें सबसे पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर हम इससे पहले की एग्जाम देखें तो उसमें आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पूछा गया था, जो कि इसी योजना का एक अंग है। तो याद रखिएगा कि जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। अगर आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो इसकी भी शुरुआत जनवरी 2015, याद रखिए 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इसकी डिटेल हम थोड़े से देख लेंगे। तो सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है, जो बालिकाओं के माता पिता को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है। इस योजना में जो माता पिता को उनकी बेटी की भावी शिक्षा और विवाह के खर्चों के लिए कोष बनाने के लिए प्रोत्साहन करती है। इस योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक अंग के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी।
अगला प्रश्न पूछा गया था कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको एग्जाम। कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, सफाई, संक्रमण नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को प्रोत्साहन और मान्यता देना है। तो यह कायाकल्प योजना का उद्देश्य है। हो सकता है आगे आपसे कायाकल्प योजना की शुरुआत पूछ ली जाए, तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा जून 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य मैंने बता दिया है। इसी के साथ एक और चीज याद रखिएगा कि कायाकल्प योजना की जो शुरुआत है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न एक्ट से पूछा गया था, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए अधिनियमित भारतीय संसद का एक अधिनियम है। यह कानून याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। तो सारे अधिनियमों को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, तो वह चैनल के माध्यम से आप जरूर देखिएगा। हाल ही मैंने पढ़ाया था और सभी नियम अधिनियमों की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत अच्छा रिवीजन करवाया था और इसके लगभग 100 मैंने एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो वह क्लास भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न महिला उत्पीड़न 2015 कब पारित किया गया? तो महिला उत्पीड़न 2015 अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जिसका पूरा नाम है, सिर्फ महिला उत्पीड़न पूछा गया था तो इसका पूरा नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जिसे कि पोज एक्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा 3 सितंबर 2012 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित हुआ, 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में और 23 अप्रैल 2013 को अधिसूचित किया गया, यानी कि लागू किया गया यह। तो 23 अप्रैल 2013 को अधिसूचित किया गया और जो पारित करने की डेट है वह 3 सितंबर 2012 है। 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में हुआ। तो यहाँ पर 2015 की जगह 2013 ही होगा। जो भी प्रश्न पूछा गया होगा उसमें 2013 होगा, क्योंकि जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम है वह 2013 है, पोज एक्ट 2013। क्योंकि इसी एक्ट को सबसे पहले विशाखा गाइडलाइन या विशाखा एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसको चेंज करके इसका महिला उत्पीड़न 2013 नाम रखा गया था। जो पोज एक्ट है वह भारत के 64वें, याद रखिएगा 64वें वर्ष में संसद में पारित हुआ था और इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और 30 धाराएं हैं। इसी में जो है वह आईसीसी और एलसीसी की स्थापना हुई, यानी कि आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति इसी के अंतर्गत आती हैं। मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है इस अधिनियम को और सारे अधिनियमों को। तो डिटेल वाली वीडियो और रिवीजन वीडियो, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो वह दोनों आप जरूर देखिएगा। आगे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए थे, तो एमएस वर्ड से पूछे गए थे, एक्सेल में सीट से प्रश्न पूछा गया था कुछ, और एमएस ऑफिस में ही प्रिंट प्रीव्यू से प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट से प्रश्न था और मोबाइल कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछा गया था। तो एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उनके टॉपिक के नेम जरूर मिल गए हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर में। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे मैथ्स में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, एग्जैक्ट तो नहीं पता कि किस प्रकार का था, लेकिन शहर की जनसंख्या 1 लाख है, तो जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो बताइए कि आप जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ जनसंख्याओं से यानी कि परसेंटेज से प्रश्न था। इसके बाद अनुपात समानुपात से प्रश्न था, प्रॉफिट लॉस से था, रेशियो से था और टाइम वर्क से था। तो इन सभी टॉपिक को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और इनको ट्रिक के माध्यम से समझाया है इन सभी को, जिसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मैथ्स की वीडियो जरूर देखिएगा। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से, रक्त संबंध से और सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद बाल शिक्षा देखभाल बाल विकास से देखेंगे तो बच्चों में ऑटिज्म बीमारी का क्या असर पड़ता है।
तो बच्चों में ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे कि ASDB कहा जाता है, संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार में विकासात्मक अंतर पैदा करता है, जिससे बच्चों को बातचीत करने, संबंध बनाने और सीखने में क्या होता है, कठिनाई होती है। इस प्रकार अगर हम और देखें बाल विकास में, तो अवस्थाओं से 2 प्रश्न पूछे गए थे, विकलांगता से 1 प्रश्न पूछा गया था, अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था, पियाजे का वस्तु स्थायित्व से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो जीन पियाजे का 2 से 3 बार हमें प्रश्न देखने को मिला है, तो जीन पियाजे को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सतत विकास से प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार बाल विकास यानी शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से हमें इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। इसके बाद अगर हम प्रबंधकीय कौशल यानी कि मैनेजमेंट को देखें, तो इससे पैराग्राफ से 12 प्रश्न थे। पैराग्राफ कुछ दहेज प्रथा पर आधारित था। मोबाइल संचालन से प्रश्न थे और नेतृत्व से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की डेट के बस इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। तो इन सभी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन मिले हैं जिससे भी टॉपिक से, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और आपको चैनल के माध्यम से, यानी कि चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसके माध्यम से आपको सभी टॉपिक की डिटेल थ्योरी मिल जाएगी, सभी के MCQs मिल जाएंगे। और मैंने 1000 प्रश्नों की, जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य, मैनेजमेंट और CDP यानी कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा से संबंधित 1000 प्रश्नों की मैंने सीरीज करवाई है, जिसमें 1000 मैंने MCQs करवाए हैं। तो वह वीडियो आप जरूर देखकर जाइएगा। और साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो एग्जाम से पहले मैराथन क्लासेस भी जरूर देखिएगा, इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मैथ्स की क्लासेस भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, तो मैथ्स की क्लासेस भी जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी हम अपने अगले एनालिसिस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।